फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। अगर आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया है तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब कोई भी नई बुक पढ़ने का समय नहीं है। क्योंकि कई बार हम नई बुक पढ़ने के चक्कर में जो है पुराना पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में जो हम एसएसटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आज की वीडियो के ज़रिए हम एसएसटी की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम एसएसटी की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में आज से जो क्वेश्चंस करेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वह मुख्य अक्षांश जो भारत के बीचों बीच गुजरता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त या आर्कटिक वृत्त। देखिए, हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें पूछा है भारत के बीचों बीच। देखिए, अगर पृथ्वी के बीचों बीच होता कि कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा गुजरती है पृथ्वी, तो हम सभी जानते हैं वो होता है विषुवत रेखा। लेकिन यह भारत पूछा गया है, तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये आती है कर्क रेखा। और अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। ध्यान रखिएगा, 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर होगा। पूछा गया है, यदि लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं तो भारतीय मानक समय या भारत में कितना समय होगा, उस समय कितना टाइम बज रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हम जब सभी जानते हैं हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में है, और जो लंदन है वो है पूर्वी पश्चिमी देशांतर में। और यहाँ से लंदन से हमारे भारत का जो टाइम है वो कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है भारत में। तो इस हिसाब से अगर वहाँ के सुबह 10 बज रहे हैं तो उसमें आप 5.5 को प्लस कर दीजिए। तो 5.5 10 में 11, 12, 1, 2, 3 और 3.5। तो इसके हिसाब से भारत में कितना समय हो जाएगा? दोपहर के 3:30 बजे होंगे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक सेल पाए जाते हैं? छत्रक सेल पूछा गया है। छत्रक सेल फ्रेंड्स होते हैं जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा में, रेगिस्तान में, हिमनद हिमोड में या समुद्री गुफा में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ये भी बता दिया कि छत्रक सेल जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं तो वो कहाँ पाए जाएंगे, तो वो पाए जाएंगे रेगिस्तान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन या चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखा के बिल्कुल निकट पड़ता है। तो ये वहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये इतने घने हैं, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगें पृथ्वी से छूटती हैं तो पुनः पृथ्वी पर वापस भेजी जाती हैं। जब रेडियो तरंगें छूटती हैं पृथ्वी से तो पुनः पृथ्वी पर वापस कहाँ से लौट के आती हैं? समताप मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। तो फ्रेंड्स, ये वापस लौट के आती हैं बहिर्मंडल से। आप सभी जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की जो परतें होती है वो पाँच होती हैं, 5 लेयर होती हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल। ये वायु की जो लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अगला है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। जब मानसून लौटता है तो आर्द्र पवनें कहाँ से कहाँ की तरफ बहती हैं? घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर। फ्रेंड्स, आप अपने आंसर जो है क्वेश्चन के साथ साथ अपने आंसर देते चलिए, ताकि आपको लास्ट में पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हैं
और आपकी तैयारी अभी तक कैसी चल रही है। तो इस तरह आप अपनी तैयारी को भी खुद चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून के समय पवनें जो चलती हैं वो होती हैं स्थल से समुद्र की ओर। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू ये एक जल संधि है, तो ये किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। तो फ्रेंड्स, बेरिंग जल डमरू मध्य ये जोड़ता है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। तो आंसर ये सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चंस लिए गए हैं और एसएसटी में ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स यानी पॉलिटिकल, इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के प्रश्न लिए गए हैं। और आज की वीडियो में बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आपके ऑलरेडी सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का पूछा गया है कि पूर्वी तट और जापान के आसपास का जो समुद्र है वो मत्स्य मतलब मत्स्य से मछलियों से प्रचुर है, मत्स्य क्षेत्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है वहाँ पे। तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है और दंतुरित तटीय क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, मत्स्य क्षेत्र वहाँ ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है, वो क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल परिवहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, नहीं गलत पूछा गया है रेल परिवहन के विषय में। ऑप्शन ए है, भारत में पहली बार रेलवे का संचालन मुंबई से पुणे के बीच हुआ था। बी है, भारतीय रेलवे का विभाजन 17 जोन में किया गया है। सी है, मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। और डी है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये बात सही है कि भारतीय रेलवे का जो है विभाजन 17 जोन में हुआ है। मेट्रो का रेलवे मुख्यालय कोलकाता में है, क्योंकि सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोलकाता से हुई थी। और भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पूछा जाए सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म तो कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ पे है? यूपी में है। लेकिन इसमें असत्य पूछा गया, तो ये असत्य है पहला ऑप्शन, क्योंकि भारत में पहली बार रेलवे का संचालन, जो पहली बार ट्रेन चली थी हमारे इंडिया में, वो मुंबई से पुणे के बीच नहीं चली थी, वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आंसर ऑप्शन ए गलत है। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ऊंचा सड़क मार्ग पूछा है। शिलोंग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर या पासीघाट, ईटानगर से पासीघाट, मनाली से ले। तो फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि मनाली लेह लद्दाख का जो एरिया है वो बहुत ऊंचाई पे है, तो वहाँ का जो सड़क मार्ग है वो सबसे ऊंचाई पे है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर या समीप बैठना? मतलब किस साहित्यिक का अर्थ है इसमें से गुरु के पास जाके बैठना? आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी सीटेट में एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप जाके बैठना। फ्रेंड्स, आपने अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में आपने अगर देखा होगा तो हमेशा रिपीट होते हैं, नहीं तो सेम टू सेम मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर लेते हैं ना, तो आपका 50% पेपर तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है? ऋग्वेद में पूछा गया है कि गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? 12, लगभग 1000, 1 या 100? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम सिर्फ एक बार आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था?
कर प्रथा यानी टैक्स की जो प्रथा थी वो सबसे महत्वपूर्ण किस काल में थी? महाजनपद काल में, गुप्त काल में, हड़प्पा सभ्यता में या वैदिक काल में? तो ध्यान रखिएगा, महाजनपद काल में सबसे ज़्यादा कर प्रथा का इम्पोर्टेंट था। और महाजनपद काल कितने कितने थे? 16 थे महाजनपद। और इनका जो हमें मतलब निचोड़ मिलता है, इनकी डिटेल मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे विशिष्ट, सबसे विशाल क्षेत्र था। और तो ये कहाँ पड़ता था, मतलब किस एरिया में? तो यह है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, ये यमुना और चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये पड़ता था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। और अगर राज्य के नाम से पूछा जाए तो ये बिहार के आसपास, बिहार और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों में है? बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है ये विशेषता पूछी है। ऑप्शन ए है, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। ऑप्शन बी है, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। सी है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो घर त्याग देते हैं। और डी है, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो फ्रेंड्स इन दोनों में कॉमन पूछी है, मतलब कॉमन विशेषता कौन सी है जो दोनों में थी? तो वो थी, केवल सच्चा ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपना घर बार छोड़ देते हैं, घर में रह के सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इन दोनों धर्मों की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध थे? कुषाण, चोल, चेर या पांड्या? तो फ्रेंड्स ये सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण, ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश जो था। 17 नंबर का प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से जानते थे। मतलब रोमन साम्राज्य में जो काली मिर्च थी वो इतनी फेमस, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इतनी आवश्यकता थी कि उसे अन्य किस नाम से जानते थे? काला जादू, काला सोना, काला ताबीज या काला पत्थर? तो फ्रेंड्स इसे जानते थे काला सोना के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत बताना है, गलत है। पल्लवों की राजधानी उज्जैन थी, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, और पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। तो फ्रेंड्स देखिए, पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध, चालुक्यों में सबसे प्रसिद्ध राजा था, तो ये सही है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, ये भी सही है। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था, तो ये भी सही है। लेकिन ये गलत है कि पल्लवों की राजधानी उज्जैन थी, क्योंकि पल्लवों की राजधानी उज्जैन नहीं थी बल्कि कांचीपुरम थी। ध्यान रखिएगा, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। और कांचीपुरम वर्तमान में पूछा जाए कहाँ है, तो कांचीपुरम वर्तमान में तमिलनाडु में है। पल्लव और चालुक्य एक ही समय के वंश थे, अलग अलग, और दोनों ही कहाँ के थे? दक्षिणी भारत के वंश थे। अगला प्रश्न है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। गर्भगृह बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू मंदिरों का भाग था। कौन सा भाग होता है मंदिरों का? ये मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे, वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, और वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो फ्रेंड्स गर्भगृह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वह स्थान जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। आज के टाइम भी आप किसी मंदिर में जाइए तो किसी कमरे में या कहीं अंदर जहाँ पे देवी देवता की मूर्ति रखी होती है ना, मुख्य देवी देवता की मूर्ति, उसको पहले टाइम में क्या गर्भगृह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसने लिखी थी? आर्यभट्ट कौन थे? हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे।
और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आर्यभट्टियम लिखी थी। और ये किस भाषा में थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी? तो फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखी थी संस्कृत भाषा में, ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? मतलब कौन सा ऐसा जनरल था ये जो ब्रिटिश का ही जनरल था, लेकिन इस पर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया था? टी.बी. मैकाले, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या चार्ल्स क्लाइव? तो फ्रेंड्स, ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग उसका अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था हमारे देश में, और उस पर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में आपसे दुर्व्यवहार किया जाए तो उससे बचने का अधिकार देता है आपको। अगला प्रश्न है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, जब राज्य किसी व्यक्ति का, अपने समाज का किसी भी धार्मिक क्रिया में, मतलब कोई भी पूजा पाठ में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, मराठा, किसी भी पूजा पाठ में हस्तक्षेप नहीं करता, तो उसे क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता, स्वेच्छाचारी, राजतंत्र या धर्मनिरपेक्षता? तो फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होता है और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो ध्यान रखिएगा, ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के अंतर्गत कौन आते हैं? कई जिला परिषद आते हैं, कई ग्राम पंचायतें आती हैं, या कई नगर पालिका वार्ड आते हैं, कई ग्राम सभाएं आती हैं? तो जनपद के अंतर्गत पूछा है, जनपद पंचायत के अंतर्गत ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायतें आती हैं कई सारी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो में एसएसटी के टॉप 25 क्वेश्चंस हम रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। आपके 10 से 15 मिनट आप निकाल के अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्स सेव हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी वीडियो के बारे में पता चले और वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। अगर वीडियो से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई आपका सुझाव है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।